जय हिंद साथियों, खेल और साहित्य दर्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम आज रीतिकाल, जिसको उत्तर मध्यकाल, कला काल, अलंकार काल आदि कई नामों से जानते हैं। तो रीतिकाल का समय है संवत 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक। अगर हम इसको ईस्वी में देखेंगे तो 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी के मध्य का जो समय था वह समय रीतिकाल का समय था। अब पूर्व मध्यकाल या जिसको कहते हैं भक्ति काल, तो भक्ति काल में भक्त और भगवान को विशेष महत्व दिया गया था। लेकिन जो भक्ति काल के कृष्ण और भक्ति काल की जो राधा भक्त और भगवान के रूप में थे, वही धीरे 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 रीतिकाल में वह नायक और नायिका का रूप धारण कर लिए। रूप धारण करने का तात्पर्य है कि जितने भी कवि हुए, जो कवि थे, उन्हें नायक और नायिका की दृष्टि से देखने लगे और जितनी भी रचनाएं किए उसमें कहीं न कहीं उसका प्रभाव रहा। और रीतिकाल का नाम रीतिकाल ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्यों दिया? क्योंकि रीति का शाब्दिक अर्थ होता है रीति रिवाज, परंपरा। तो जो काव्य की परंपरा है, तो काव्य की परंपरा में जो काव्य के रस हैं, छंद हैं, अलंकार हैं, गुण हैं, ध्वनि हैं, जो लक्षण ग्रंथ हैं, जो काव्य के लक्षण हैं, इन सभी लक्षणों का प्रयोग किया गया। रीतिकाल में एक उत्कृष्ट काव्य देखने को मिला, इसलिए इसका नाम रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दे दिया गया रीतिकाल। इसको उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, कला काल भी कहा गया है मिश्र बंधुओं के द्वारा, क्योंकि समस्त काव्यांगों का प्रयोग रीतिकाल में देखने को मिला, कलात्मकता देखने को मिली, इसलिए इसका नाम कला काल दे दिया गया। कुछ लोगों ने इसका नाम श्रृंगारिक काल दिया, क्योंकि श्रृंगार की रचनाएं हुई जो भक्ति काल में रचनाएं होती थी, उससे थोड़ा सा इसमें अलगाव देखा गया, थोड़ा उसमें बदलाव देखा गया। नायक और नायिकाओं की सुंदरता का वर्णन किया गया, श्रृंगार की प्रधानता थी, इसलिए इसका नाम दे दिया गया श्रृंगारिक काल। अब हम देखेंगे कि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसका पहला भाग है रीति सिद्ध काव्यधारा, दूसरा है रीति बद्ध काव्यधारा और तीसरा है रीति मुक्त काव्यधारा। रीति सिद्ध काव्यधारा में के प्रमुख कवि हैं बिहारी, सेनापति। रीतिबद्ध के प्रमुख कवि चिंतामणि, केशव दास। और रीति मुक्त काव्यधारा कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। अब हम देखते हैं कि रीति सिद्ध काव्यधारा में किसे कहते हैं। तो रीति सिद्ध काव्यधारा से तात्पर्य है कि रीति, पहले रीति के शब्द को समझेंगे कि रीति शब्द से अभिप्राय है काव्य रीति का या काव्य परिपाटी। तो इसका तात्पर्य हुआ कि जो भी काव्य के परिपाटी हैं, जो काव्य की परंपरा है, जिसमें लक्षण ग्रंथ हों या जिसमें रस, छंद, अलंकार, ध्वनि, गुण आदि समाहित हों, तो उसे कहते हैं हम काव्य की रीति। तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया रीतिकाल। अब इसमें जो रीति सिद्ध हैं, तो रीति सिद्ध के बारे में अगर हम देखेंगे तो जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, या कह सकते हैं कि काव्यांग का प्रयोग किया लेकिन लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। काव्यांग जितने भी थे, काव्य के अंग, रस, छंद, अलंकार, गुण, ध्वनि आदि, इन सब का प्रयोग किया गया। अर्थात दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि जो सिद्धहस्त थे, मतलब ऐसे काव्यांगों का प्रयोग करने वाले जो कवि सिद्धहस्त थे, ऐसे कवियों को कहा गया रीति सिद्ध, जिसके प्रमुख कवि बिहारी हैं। और बिहारी के बारे में आप लोग जानते हैं कि गागर में सागर भरने वाले हैं। इनकी तमाम ऐसी रचनाएं आप लोगों के सामने आई होंगी, जो कहा भी गया है ना कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। तो यही बिहारी के दोहों की विशेषताएं रही हैं कि भले वो छोटे हों लेकिन उसका भाव बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब रीतिबद्ध में
के विषय में देख लेंगे कि जिन कवियों ने रीति निरूपक ग्रंथों की रचना की या काव्यांग निरूपण किया, लक्षण प्रयोग किया, ऐसे कवियों को कहा गया कि ये कवि रीतिबद्ध में, मतलब रीति से बधे हुए, लक्षण ग्रंथों से बधे हुए, रीति का निरूपण करते हुए जिन लोगों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया तो उन्हें कहा गया रीतिबद्ध। अगर हम शाब्दिक अर्थ में जाएंगे तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध मतलब रीति से बधे हुए। रीति सिद्ध का मतलब कि जो सिद्ध हस्त थे, पूरी तरह से काव्यांगों का प्रयोग किए, भले लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं किए, तो ऐसे कवि आ गए रीति सिद्ध में, और जो रीति से बंध करके काम या रचना किए रीतिबद्ध में आ गए। और तीसरे वे कवि आते हैं जो रीति मुक्त हैं के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने न ग्रंथ लिखा, न कोई काव्यांगों का प्रयोग किया, अर्थात न तो निरूपण किया और न ही प्रयोग किया। वे स्वच्छंद रूप से अपनी लेखनी को आगे बढ़ाते चले गए, जिसमें बोधा हैं, ठाकुर हैं, आलम हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त ये 3 काव्य धाराएँ थीं। अब हम देख लेंगे कि रीति काल के प्रमुख कवि और रीति काल के प्रमुख कवियों की रचनाएँ, जिसमें बिहारी का नाम जानते होंगे। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। ऐसा बताया जाता है कि बिहारी सतसई में 719 दोहों का संकलन है। अगले कवि हैं चिंतामणि, जिन्होंने लिखा है कवि कुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, रस विलास। फिर मतिराम हैं, जिन्होंने लिखा है ललित ललाम, रसराज। जसवंत सिंह लिखे भाषा भूषण। और एक आते हैं महाकवि भूषण, जिन्होंने लिखा है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। आगे हैं कवि केशवदास जी, जिन्होंने लिखा है रामचंद्रिका, कवि प्रिया। घनानंद जी लिखे हैं सुजान सागर। देव की रचना है प्रेम तरंग, भाव विलास। सेनापति की रचना है कवित्त रचनाकर। तो इस तरह से प्रमुख कवि और प्रमुख रचनाएं आपके सामने हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। तो रीतिकाल के विशेषताओं में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि इनकी जो प्रवृत्तियां हैं प्रमुख क्या हैं, कि श्रृंगार रस की प्रधानता है। आप लोग देखे होंगे बिहारी की रचना अभी अगर देखेंगे तो उसमें भी बहुत जगह मिलेगा, और घनानंद की रचनाओं में मिलेगा, या जितने भी कवि हैं, देव हैं, मतिराम हैं, आलम हैं, सबके कविताओं में आपको श्रृंगार रस देखने को मिलेगा। जैसे बिहारी की कविता है बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भवन हंसे, दैन कहे नट जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। फिर आगे रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ है। जैसा कि आप पीछे जान चुके हैं कि रीति ग्रंथों का निर्माण किया जा रहा था, और इन्हीं रीति ग्रंथों के निर्माण के चलते ही रीतिबद्ध एक काव्यधारा निकल कर आई। आगे है अलंकारों का प्रयोग, या कह सकते हैं कि काव्यांगों का प्रयोग। तो काव्यांगों का प्रयोग मतलब वही रस, छंद, अलंकार, ध्वनि, नायिका भेद, इन सब का प्रयोग किया गया। और गागर में सागर भरने वाले जो कवि बिहारी हैं, इन्हीं का एक दोहा और याद आता है, जो आप लोगों के सामने जरूर कभी आया होगा, जो है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युति हो। तो इस तरह से इसमें श्लेष अलंकार आपको दिखाई देता है, श्लेष अलंकार है, दोहा छंद है। तो हम कह सकते हैं कि अलंकारों का भी प्रयोग भरपूर किया गया रीतिकाल में, और इसी रीति परंपरा के अनुसार मतलब काव्य के लक्षणों का जो रस, छंद, अलंकारों का प्रयोग किया गया विशेष तौर से रीतिकाल में, और इसीलिए इसका नाम आचार्य शुक्ल जी के द्वारा रीतिकाल दिया भी गया है। आगे है नायिका के नक्सिक सौंदर्य का वर्णन, नायिकाओं की सुंदरता का वर्णन किया गया है, नायक की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अगर नायक की सुंदरता में अगर देखा जाए तो आप लोग पढ़े जरूर होंगे कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानहो नीलमणि के शैल पर आतप प्रयो प्रभात। तो इस तरह से नायक और नायिकाओं की सुंदरता का वर्णन भी रीतिकाल में किया गया, और तमाम ऐसे दोहे मिलेंगे आपको जिसमें नायक नायिकाओं के नक्शी का वर्णन किया गया है। नाखून से लेकर के चोटी तक के सुंदरताओं का वर्णन किया गया, उनके विशिष्ट अंगों का अलग अलग तरीके से सुंदरता किया गया है, सुंदरता का बखान किया गया है। अब देख लेंगे नीति और भक्ति भावना। नीति और भक्ति तो की भावना रीतिकाल के कवियों के अंतर्गत देखने को मिलती है, उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ थीं, रीतिकाल के प्रमुख कवि भी आप देख चुके हैं। इसके पहले रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है विद्वानों के द्वारा, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा। नामकरण इसका क्यों पड़ा है, तो इन सब के विषय में आप जान चुके हैं। अगर आप यह वीडियो
थोड़ा बहुत भी अगर पसंद हो तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे वाली वीडियो में हम आप लोगों को आधुनिक काल, जिसको गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।